चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के बारे में। चलिए इलेक्शन कमीशन क्या होता है, क्यों होता है, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम क्या है? पूरे देश भर में इलेक्शन कंडक्ट करवाना। वही अगर इलेक्शन कमीशन राज्यों में हो तो इनका काम राज्य क्षेत्र के अंदर, मतलब किसी राज्य के अंदर सीमित हो जाता है। और क्योंकि हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरे देश में इलेक्शन करवाने का काम इनका होगा। ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का। ठीक, इनके बारे में चर्चा किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल नंबर 324 में। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले नियुक्ति से पहले हमको यह देखना चाहिए कि कौन कौन से इसमें पदाधिकारी होते हैं। तो जनरली 1989 तक सिर्फ ये एक मेंबर का बॉडी होता था, मतलब एक सदस्यीय संस्था होती थी इलेक्शन कमीशन। समय समय पे इसमें सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रही है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें टोटल कितने संख्या है? 3 मेंबर्स की ये संस्था है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसमें से एक जो है वो अध्यक्ष के रूप में काम करता है और इसकी सहमति से 2 अन्य लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है सदस्य के रूप में। ठीक है, यहां तक हम देख चुके थे। एक अध्यक्ष जिसका कि कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा, और 2 जो अन्य सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? तो 6 वर्ष की जो टेन्योर होगी या फिर 62 की एज तक। अगर 62 में रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास चांस होगा यहां पे अध्यक्ष के रूप में काम करने का। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि ये 6 साल में रिटायर हो जाते हैं और इनके पास अभी इनका एज सिर्फ 62 हुआ है, तो इनके पास और समय रहेगा काम करने के लिए। 62 के बाद में यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में आगे के 3 साल काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में जो निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन है उसमें जो मुख्य होते हैं इनको कहा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो बचे हुए मेंबर होते हैं उनको अन्य निर्वाचन आयुक्त या सिंपल सा निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, इलेक्शन कमिश्नर्स कहा जाता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इन तीनों की ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स को जब हटाया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइस पर इन दोनों को हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में इन पदाधिकारियों का इलेक्शन किसके द्वारा करवाया जाता है? इनमें से जो पदाधिकारी बताए गए हैं इनका इलेक्शन करवाया जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट हैं आपके? सबसे पहले हो गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के जितने मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद, ये सारे के सारे इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा करवाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या और इसकी संस्था के द्वारा करवाया जाता है। और वहीं पर अगर बात करें कि लोकल जो इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटीज के, ये सभी किसके द्वारा करवाए जाते हैं? ये सभी करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, राज्यों में अलग से निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनके द्वारा ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। जो लोकल इलेक्शन होते हैं किसी भी राज्य में वो उस राज्य के इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग एक अलग बॉडी है, हर राज्य में एक अलग इलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा लोकल इलेक्शन हो जाता है, करवाया जाता है, जबकि सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन है उसको करवाया जाता है आपके सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इनके काम क्या है? हर एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान करना। वो हम आगे देखेंगे कि किसी दल को राजनीतिक दल के रूप में 2 प्रकार के मान्यताएं मिलती हैं। एक तो है किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है, और एक है किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन रखे गए हैं। कोई भी पार्टी जो हमारे आसपास चुनाव लड़ते हैं, मान लो पार्षद के चुनाव हो गए या फिर कोई विधानसभा के चुनाव हो गए, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट भाग लेते हैं। ठीक है, अब इन बहुत सारे कैंडिडेट में सारे के सारे जो नेशनल या स्टेट लेवल के पार्टी नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, कुछ नाम जो ज़्यादा प्रचलित है जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये सभी कैसी पार्टियां हैं? ये सभी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पार्टी हमने पढ़ा था आम आदमी पार्टी। ठीक है, ये शुरू कहां से किया था? एक राज्य स्तरीय पार्टी। एक तो सबसे पहले इसने शुरुआत की थी अपने एक कह सकते हैं कि निर्दलीय से, किसी भी दल में नहीं थे, अपना एक छोटा सा राजनीतिक संस्था इन्होंने शुरुआत किया था। उसके बाद में इनको प्रमोट होकर के या फिर जैसे जैसे इनके पास नंबर्स बढ़ते गए सदस्यों की, उसके बाद में इसको दर्जा मिला राज्य स्तरीय,
राज्य कहने का मतलब है यूनियन टेरिटरी में ही राज्य स्तरीय पार्टी के लायक ये अपना नंबर्स लेकर के आ चुके थे। उसके बाद में वर्तमान में इनका स्टेटस कैसा है, ये राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इनको मान्यता दिया जा चुका है। ठीक है, तो कोई भी पार्टी बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करती है, उसके बाद में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है, और जैसे ही वहां पर सदस्यों की संख्या बढ़ती है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो इन दलों को मान्यता देने का काम कि वो राष्ट्रीय है या नहीं है, या राज्य स्तरीय है या नहीं है, ये सब काम भी इलेक्शन कमीशन का है। इसके अलावा निर्वाचन नामावली तैयार करना, पूरे देश में हर एक राज्य के लिए अलग से नामावली तैयार करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। आचार संहिता लागू करने का काम भी, जैसे कि अभी अगले महीने आचार संहिता लागू हो सकता है। ठीक है, सितंबर खत्म होते ही 5 अक्टूबर 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लागू हो सकता है अगले इलेक्शन के लिए, अगले विधानसभा इलेक्शन के लिए। तो विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, हर एक इलेक्शन से पहले जो आचार संहिता लागू होती है उसको लागू करने की तिथि भी निर्धारित करता है आपका इलेक्शन कमीशन। ठीक है, वैसे बता दीजिए कि आचार संहिता क्या होता है। आचार संहिता क्या होता है? कोई सरकारी काम नहीं होता। हाँ, आचार संहिता का मतलब है कि चुनाव से जस्ट पहले जो राजनीतिक पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो भी पार्टी सत्ता में है वर्तमान समय में, वो कुछ अनाप शनाप वादे ना करने लगे या ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करे जिससे कि वो उनके चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाए। चुनाव जीतने के लिए अवैध तरीके के प्रयास न करें। ठीक है, लोगों को लुभाने के लिए अवैध तरीके के प्रयास न करें। इसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग के द्वारा एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है। उस डेट के बाद में कोई भी सरकारी काम, कोई बड़ा सरकारी प्रपोजल या कोई बड़ा सरकारी अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, उस डेट के पहले जो काम करना है वो किया जा चुका होगा तो ठीक है, अदरवाइज उस डेट के बाद में जब आचार संहिता लग गई होगी उसके बाद में कोई भी बड़ा सरकारी काम नहीं किया जा सकता। लोगों को लुभाने के लिए कोई भी नए वादे नहीं किए जा सकते। ठीक, तो ये होता है आपके आचार संहिता लगने के बाद की स्थिति। ये जो डेट निर्धारित है कि किस तिथि से आचार संहिता लागू है, वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है। उसके बाद में चुनाव का आयोजन करना, प्रॉपर हर एक जगह पर चुनाव ठीक से कंडक्ट हो, चुनाव के नतीजे ठीक से आए, बिना किसी कह सकते हैं कि धांधली के चुनाव ठीक से कंडक्ट हो जाएं, ये सारे काम भी करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब आचार संहिता लग जाता है ना, उसके बाद सुप्रीम पावर हो जाता है आपका इलेक्शन कमीशन। मतलब पूरे देश में अगर आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती करना है, कहां पे कितनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, वो सब काम भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा देखा जाता है। अगर कहीं पे धांधली हो भी जाती है तो पूरे चुनाव के प्रोसेस को रद्द करने का काम भी इलेक्शन कमीशन देखता है। ठीक है, उसके बाद में चुनाव में खर्च की सीमा, मतलब कोई व्यक्ति किसी एक पोस्ट पर जब चुनाव लड़ रहा है, मान लो लोकसभा का हो गया या फिर विधानसभा का हो गया, तो हर एक चुनाव के लिए मेंबर्स को लड़ने के लिए एक लिमिट फिक्स की जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर पैसे वाले लोग खूब सारा पैसा लगा करके चुनाव जीत जाएं। हर एक इलेक्शन से पहले वहां पर एक लिमिट रख दी जाती है कि कितना रुपए आप वहां पे एक इलेक्शन के लिए खर्च कर सकते हैं। हालांकि इसको कैलकुलेट करना, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक कोल्ड ड्रिंक का, हर एक पेप्सी का, हर एक समोसे जलेबी का हिसाब तो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चुनाव की जो राशि दी जाती है वो एक कह सकते हैं कि सिंबॉलिक है कि इतनी राशि कोई व्यक्ति अपने चुनाव के लिए खर्च कर सकता है, चुनाव के दौरान खर्च कर सकता है प्रमोशन के लिए, पर यह सिंबॉलिक रह जाता है। हर एक मेंबर्स बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि जनरली कोई व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, या तो वो बहुत पैसे वाली पार्टी से है, पैसे वाले बैकग्राउंड से है, या फिर राजनीति के सपोर्ट में है, जो राजनीतिज्ञ हैं वो उनके सपोर्ट में है, वो उनके लिए फंडिंग अरेंज करते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आपके हमारे जैसे लोग जो हैं, आम पब्लिक जो है, वो आसानी से चुनाव, उनको टिकट मिलेगा भी नहीं, और अगर टिकट मिल भी जाती है तो चुनाव में खर्च करने की जो लिमिट है वो उसको तो क्रॉस करना तो दूर है, हम उसके मतलब बहुत कम अमाउंट भी खर्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए या तो यहाँ पे बहुत बाहुबली किस्म के लोग चुनाव लड़ते हैं, या तो बहुत पैसे वाले लोग चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में इलेक्शन कमिश्नर्स की तो हमने काम देख लिया कि इनके पास क्या क्या काम दिए गए हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। इनको पद से हटाने के लिए किस प्रकार का प्रोसेस है वो भी देख लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इसको हटाने का जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के जैसा ही है। जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, जो कि डिफाइन किया गया आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 में। वहां पर जो प्रोसेस बताया गया है इस 124 सब क्लॉज 4 में, ये महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है, हमने एक शब्द पढ़ा था महाभियोग, इंपीचमेंट, किसके लिए पढ़ा था हमने? राष्ट्रपति के लिए। वहां पर जो यूज होता है वो प्रॉपर महाभियोग का शब्द यूज होता है, लेकिन अन्य जहां पर भी महाभियोग यूज होता है वहां पर इसको कहा जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस।
ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, इसके द्वारा किसको किसको हटाया जा सकता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा? तो सबसे पहले आपके सीएजी को हटाने के लिए भी सेम प्रोसेस यूज होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं इनको हटाने का काम 124(4) के अंदर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से होता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सभी को हटाने के लिए यही प्रक्रिया यूज होती है। ठीक है, उसके बाद में जो अदर जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो 2 मेंबर्स और हैं, इनको हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति हटा सकता है इनको, मुख्य चुनाव आयुक्त या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर की सलाह पर। ठीक है, जो अध्यक्ष है उसकी सलाह पर बाकी के जो 2 मेंबर्स हैं इनको हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। इनको हटाने का काम भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन नियुक्ति जब की जाती है यहां पर राष्ट्रपति जो है वो अपनी मर्जी से, या अपनी मर्जी से ना कहें कि मंत्री और पूरे मंत्री परिषद की सलाह पर ये क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। और इनको जब हटाना होगा तो राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। राष्ट्रपति के साथ किसका सलाह होना जरूरी है? यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो अध्यक्ष है यहां पे चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का जो अध्यक्ष है, जिसको हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, उसकी सलाह होनी जरूरी है। साथ में पूरे मंत्री परिषद का। ये एक इनडायरेक्ट शब्द है, इसको डायरेक्ट कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, पर याद रखिएगा राष्ट्रपति कोई भी काम यहां पर मुख्य मंत्री और मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ठीक है, लेकिन यहां पर किसकी सहमति भी होनी जरूरी है? अध्यक्ष की सहमति भी जरूरी है। ठीक है, मंत्री परिषद का यहां पर इनडायरेक्ट रोल होता है, कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि मंत्री परिषद से सलाह लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, पर हमेशा राष्ट्रपति इनकी सलाह पर ही काम करता है। यह चीज याद रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको हटाने का काम हमने देख लिया। उसके बाद में जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए अपने पद पर बने रहने के लिए? तो 65 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष काम कर सकता है, 62 वर्ष की आयु तक सदस्य काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कॉमन टर्म है वो कितनी है? 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष का जो टेन्योर होगा वो इनकी कार्यावधि होगी, इतना मैक्सिमम काम कर सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज उनकी एज अगर 62 या 65 हो जाती है सदस्यों के लिए या अध्यक्ष के लिए, तो उनको 6 वर्ष के पहले भी अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, और अगर ये चाहें तो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद में ये जो थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत पड़ सकती है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया। किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता किस तरीके से मिलती है उसकी एक साधारण प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। इनमें से कुछ चीजें आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक नया हेडिंग डाल सकते हैं, जो भी रफ नोट बना रहे होंगे उसमें एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 2 तरीके की चीजें हैं, उसको याद रखिएगा। पहली चीज है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होगी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, और एक है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। राज्य स्तरीय पार्टी, दोनों को ही अलग अलग कंडीशन है, दोनों में ही एक चीज कॉमन है, वो है कि दोनों को ही या तो चुनाव में वैध मतों के परसेंटेज के आधार पर, मतों के प्रतिशत के आधार पर कुछ कंडीशन है, और एक है सदस्यों की संख्या के आधार पर, जीते हुए सदस्यों की संख्या। के आधार पर भी इनको राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, यही दोनों कंडीशन यहां पर भी लागू होते हैं। अब इनको एक एक करके देखते चलेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी जरूरी है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्तें। इसमें मुख्य रूप से 3 शर्तों के बारे में याद रखना है आपको। मुख्य रूप से यहां पे 3 शर्त निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहली शर्त नोट कर लीजिएगा, एक सीक्वेंस में सबसे पहली शर्त आप नोट कर लीजिए, लोकसभा की
2% सीटें, लोकसभा की 2% सीटें, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 11 सीट। लोकसभा की 2% सीटें, ब्रैकेट में लिखिएगा 11 सीट, कॉमा करके 3 या अधिक राज्यों में प्राप्त हो। लोकसभा की 2% सीट, ब्रैकेट में 11 सीटें, 3 या अधिक राज्यों में प्राप्त हो। ठीक है, लोकसभा में क्योंकि 550 सीट है, 550 का 1% कितना हो जाएगा 5.5, और इसका 2% कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो 2%, यही चीज यहां पे बताया गया है, 11 सीटें। लोकसभा की 2% सीटें जो कि 11 सीटों के बराबर है, कितने राज्यों में, 3 या 3 से अधिक राज्यों में प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन है कि कोई भी पार्टी अगर लोकसभा में 2% सीटों पर चुनाव जीत जाती है, जो कि 3 या अधिक राज्यों में होना चाहिए, ऐसी कंडीशन में उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिएगा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6%, लोकसभा या विधानसभा में वैध मतों का कम से कम 6%, और लोकसभा की 4 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 4 या अधिक राज्यों में। लोकसभा की 4 सीटें 4 या अधिक राज्यों में। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है उसको मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं, उसमें जो टर्म्स आपने लिखे हैं उसको ठीक से समझ लीजिएगा। वहां पे आपने क्या क्या लिखा, सबसे पहला पॉइंट लिखा होगा आपने, लोकसभा या राज्य विधानसभा के इलेक्शन में वैध मतों का, कुल वैध मतों का कम से कम 6%। इसके साथ ही एक और कंडीशन है, लोकसभा की 4 सीटें 4 या 4 से अधिक राज्यों में प्राप्त हो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर लेते हैं तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद में ये दोनों कंडीशन भी अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो तीसरी एक कंडीशन बताई गई है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम, तीसरा पॉइंट है, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए यही 3 कंडीशन दिए गए हैं संविधान में। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, लोकसभा की कुल 2% सीटें, 2% जो कि 11 सीटों के बराबर है, कितने राज्यों में होना चाहिए, कम से कम 3, कम से कम 3 या 3 से अधिक राज्यों में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, लोकसभा या विधानसभा किसी राज्य के भी लोकसभा या विधानसभा की कुल वैध मतों का 6%, जो कि 4 लोकसभा सीटों के बराबर होनी चाहिए 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में। और तीसरा कंडीशन बताया गया है, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन बता दिए गए हैं आपके राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए ये 3 कंडीशन है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए, क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्तें। यहां से कुछ भी नोट मत करिएगा, यहां पर 5-6 कंडीशंस बताए गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन नोट कर लीजिए,
विधानसभा, पहला कंडीशन है विधानसभा चुनाव में 6%, विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत तथा 2 सीटें प्राप्त हो। ठीक है, वैध मतों का 6%, साथ ही कम से कम 2 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, 2 विधानसभा सीटें जीत चुका हो। वैध मतों का 6%, साथ ही 2 विधानसभा सीटें, ये पहली कंडीशन है। अगर ये पहली कंडीशन प्राप्त हो जाती है तो बाकी का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्राप्त नहीं होता है तो और क्या क्या ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन है इनके पास, सेकंड पॉइंट नोट कर लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट या सेकंड कंडीशन है, लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा कम से कम 1 सीट, मिनिमम 1 सीट। विधानसभा के लिए कितना था, 2 सीट। लोकसभा में अगर जीत रहा है तो कम से कम 1 सीट प्राप्त होना चाहिए, मिनिमम 1 सीट या कम से कम 1 सीट। तीसरा कंडीशन है, अगर ये दोनों ही पूरे नहीं हो पाते हैं तो तीसरा कंडीशन है विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का, विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3 सीट या 3% सीट। विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3 सीट या 3% सीट, यहां पे मत नहीं है ना, सीट है, 3% सीट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो भी अधिक हो। ठीक, बारीकी से एक एक चीज को समझ के ध्यान से सुन के नोट करिएगा। 3% सीट या 3 सीट, जो भी अधिक हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मान लें, वैसे हमारे यहाँ 90 सीटें हैं, हम मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में 100 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, इस कंडीशन में कोई भी ऐसी पार्टी जिसको कि अब ये राज्य स्तरीय पार्टी की बात हो रही है, तो कोई भी ऐसी पार्टी जिसको कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है, मान लो बीजेपी और कांग्रेस को तो प्राप्त है, यहां पर मान लीजिए आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ती है, इनके लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होगी। मान लो इस तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये राज्य स्तरीय पार्टी बनना चाहते हैं, तो इस 100 सीट में से 100 सीट जो कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में है, इस 100 सीट में से 3 सीट या तो ये जीत लें, इस 100 में से 3 सीट जीत लें, या फिर 3% सीट जीत लें। ठीक है, 3% भी यहाँ पर 3 के बराबर आएगा। मान लो यहाँ पर 150 सीट हो जाती है। ठीक है, तो अब इस छत्तीसगढ़ की 150 सीट में से कौन सी सीट है, ये विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, विधायकों के लिए सीटें हैं छत्तीसगढ़ की। हमारे अगर दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम लें, मान लो यहाँ पर 150 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, तो इसमें से भी टोटल या तो 3 सीट जीत ले या तो 3% जीत ले। तो सीट तो हमेशा ये कंफर्म रहेगा, जो संख्या दी गई है वो हमेशा एक जैसा रहेगा, पर ये प्रतिशत वाली संख्या हमेशा चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पर 3 सीट और 3% जब आप निकालोगे तो ये जो 3% है वो कितना निकलेगा, 150 का 3%, इसका 1% मान लो निकल गया 1.5, 2 हो जाएगा 3 और 3% कितना हो जाएगा 4.5। तो पॉइंट्स मिला लेकर के हम इसको मानेंगे 5 सीट। अब यहां पर एक और कंडीशन बताया गया है कि जो भी अधिक हो, तीसरा पॉइंट जो आपने लिखा है उसमें एक शब्द मैंने लिखवाया है लास्ट में कि इन दोनों में से जो भी अधिक हो। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट को थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या बताया गया है
कि कोई भी पार्टी अगर राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना चाहता है तो तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग या तो वो 3 सीट ले ले, टोटल सीट का 3 सीट ले ले, या फिर 3% सीट ले ले, जो भी अधिक हो। तो यहां पर इनको ये वाली कंडीशन यहां पे पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3 सीट जो है वो कम है, 3% ज्यादा निकलेगा, कितना, 5 सीट के बराबर। तो यहां पे इस तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको कम से कम 5 सीट प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारे यहाँ कितनी सीटें हैं, 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों में से 3 की संख्या ज्यादा निकलेगी या 3% ज्यादा निकलेगा? 3 की संख्या यहां पे अधिक निकलेगी। परसेंट तो 100 में निकालें तब 3 आया है, ठीक है, 100 में निकालेंगे तब 3 आया है, लेकिन 90 में निकालेंगे तो 3 से और कम आ जाएगा, ठीक है। परसेंट में जब 90 से निकालेंगे तो 3% तो और कम आएगा, 3 से कम आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, 2.5 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रतिशत वाला या ये संख्या दी गई है, ये संख्या, जो संख्या दी गई है 3 सीट वो ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए यहां पे प्रतिशत वाला कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2-3 एग्जाम्पल थे उसको समझाने का उद्देश्य ये था कि आप इस चीज को समझ पाओ, जो भी अधिक हो, चाहे 3 सीट अधिक हो या 3% अधिक हो, दोनों में से जो भी अधिक होगा उसको हम फॉलो करेंगे अपने तीसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा कंडीशन। चौथा कंडीशन दिया गया है, चौथा कंडीशन लिखिएगा, 25 विधानसभा सीटों के पीछे 25 विधानसभा सीटों के पीछे कम से कम एक लोकसभा सीट जीत जाए। 25 विधानसभा सीटों के पीछे कम से कम एक लोकसभा सीट जीत जाए, ठीक है, एक लोकसभा सीट प्रति 25 विधानसभा सीट। कोई भी पार्टी वहां की विधानसभा सीटों के अनुपात में अगर 25 के अनुपात में अगर वो एक सीट जीत जाती है लोकसभा की, तो उस पार्टी को वहां पर राज्य स्तरीय दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। इसी में ही उसको एक और पॉइंट ऐड करिएगा, ठीक, यहां पे आपने नोट किया 25 सीट प्रति 25 विधानसभा सीटों के पीछे कम से कम एक लोकसभा सीट जीत जाए, या राज्य के दलों के विभाजन से उसे एक सीट प्राप्त हो, या राज्य के दलों के विभाजन से उसे एक सीट प्राप्त हो। राज्य के दलों के विभाजन से उसे एक सीट प्राप्त हो। ये तब के लिए बताई गई है ये कंडीशन जब कोई भी पार्टी जो है वो अलग अलग पार्टियों में बढ़ती चली जाती है, जैसे यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, ठीक है। कोई पार्टी जो वंशानुगत रूप से कोई उसके कह सकते हो कि मुखिया अलग चला रहे थे, उसके बाद वो उनके चाचा हो गए या भतीजे हो गए, उनके बीच में वो बढ़ती चली जाती है पार्टी जो है। उस कंडीशन में अगर कोई भी पार्टी अगर उनका बंटवारा होता है तो कम से कम उस बटे हुए पार्टी को एक सीट प्राप्त होनी चाहिए, ये बताया गया चौथे कंडीशन में। नेक्स्ट है पांचवा कंडीशन, राज्य स्तरीय में पांचवा कंडीशन है, राज्य की लोकसभा या विधानसभा सीटों का लास्ट लिख लीजिएगा, राज्य की विधानसभा सीटों में लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा या विधानसभा सीटों में कम से कम 8% मत हासिल करें, 8% वोट हासिल कर लें। राज्य की लोकसभा या विधानसभा सीटों में 8% मत हासिल कर लें। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लास्ट कंडीशन में इसे 2011 में जोड़ा गया है, इसे 2011 में जोड़ा गया, लास्ट कंडीशन को 2011 में जोड़ा गया है। ठीक है, ये जो
कंडीशन बताई गई थी लास्ट में, 5 कंडीशन, ये है राज्य स्तरीय पार्टी के लिए। और शुरू में जो हमने कंडीशन देखा था वो है लोकसभा में किस तरीके से दर्जा प्राप्त होने के लिए, केंद्रीय पार्टी का दर्जा या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें हैं, और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, और इसमें से 5वीं जो शर्त है उसको 2011 में ही ऐड किया गया है। ठीक, इस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त हो सकता है। अब एक नेक्स्ट चीज़ हेडिंग डाल लीजिएगा, पीडीएफ में मेंशन नहीं है, लिख लीजिएगा, वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय पार्टियां, वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय पार्टियां वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय पार्टियां, टोटल कितने हैं अभी राष्ट्रीय पार्टियां? 7 थे, एक और ख़त्म हो गया, 6 बचे हुए हैं, 6 पार्टियां हैं। ठीक है, 6 का नाम लिख लीजिए। वर्तमान में देश में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। सबसे पहला है बीजेपी। इनका सिंबल क्या है? कमल। सेकंड है, पार्टी का नाम पूरा लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनका सिंबल क्या है? हाथ, पंजा छाप। तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। मार्क्सवादी का मतलब, एक शब्द हमने पढ़ा था समाजवादी, एक शब्द आपने सुना होगा पूंजीवादी, उसी में से एक शब्द है मार्क्सवादी। ठीक है, ये सभी चाहते हैं कि अच्छा, पूंजीवादी को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी जो है वो समाज में बराबरी की बात करते हैं। पूंजीवादी को समाज में हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। पूंजीवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं इनको मतलब होता है पैसों से। ठीक है, इनको ये लगता है कि देश में या राज्य में या इनके पास पैसे होने चाहिए, पैसे जितना ज़्यादा कमा सको वो अच्छा है, और पैसों के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा कमा सके। ये जो विचारधारा है ये कहा जाता है पूंजीवादी। समाजवादी विचारधारा, ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे विचारधारा वाले लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि समाज में बराबरी होनी चाहिए। समाज का कोई भी संसाधन है, चाहे प्राकृतिक संसाधन है, राजनीतिक संसाधन है, ठीक है, कोई भी तरीके का संसाधन है, वो सभी के बीच में बराबरी से बांटा जाना चाहिए। लेकिन जब इस बराबरी की बात आती है तो इसमें भी 2 तरीके से बांटे जा सकते हैं। एक तो है बिना हिंसा के, कोई भी हिंसा नहीं हो रही है ऐसी कंडीशन में बांट दें, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। सबको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। कुछ लोग अहिंसा का सहारा लेते हैं और कुछ लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। तो जब ये समाज में बराबरी प्राप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, ऐसे विचारधारा को कहा जाता है मार्क्सवादी। ठीक है, सोसाइटी में हर एक चीज, हर एक रिसोर्स, हर एक संसाधन बराबरी में बांटा जाना चाहिए, यह है समाजवादी दृष्टिकोण। लेकिन इसमें से भी समाजवादी कौन सा है? जो हिंसा का सहारा लिए बिना एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करके बराबरी लाना चाहते हैं समाज में या देश में, ऐसे विचारधारा को कहा जाता है समाजवादी विचारधारा। और दूसरी तरफ अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में बराबरी तो चाहते हैं, पर अगर बराबरी नहीं मिल रही है तो हिंसा का सहारा भी ले सकते हैं, इस विचारधारा को कहा जाता है मार्क्सवादी विचारधारा। ठीक है, ये जो है वो आपके चाइना में बड़ा पॉपुलर है, मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी विचारधारा चाइना में बड़ा फेमस था। ठीक है, आप पार्टियों का नाम नोट कर रहे थे, और तीसरी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। इनका सिंबल है हथौड़ा, हथौड़ा प्लस हसिया प्लस तारा। इनका जो टोटल पूरा जो सिंबल है उसमें 3 चीज़ें शामिल है, हथौड़ा, हसिया और तारा।
ठीक है, हथौड़ा, हसिया और तारा। नेक्स्ट है चौथा, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, इसका सिंबल क्या है? मायावती, हाथी। बहुजन समाज पार्टी, इनका सिंबल है हाथी। नेक्स्ट, नेशनल पीपल पार्टी। नेशनल पीपल पार्टी, इनका सिंबल है किताब। नेशनल पीपल पार्टी। ये आप लोग के लिए सामान आ रहा है कि सामान जा रहा है? जब्ती कर रहे हैं क्या? जा रहा है। तो कुछ आएगा भी कि नहीं? कुछ आएगा भी कि नहीं इसके बदले में? अच्छा, स्टोर रूम का जा रहा है, मेरे को लगा आप लोग का सामान जब्ती करके ले जा रहे हैं। ठीक, नेशनल पीपल पार्टी, किताब, इनका सिंबल क्या है? किताब। और लास्ट में, सबसे लास्ट में है आम आदमी पार्टी, इनका सिंबल क्या है? झाड़ू। आम आदमी पार्टी, झाड़ू। ठीक, ये 6 पार्टियां हैं जिनको अभी वर्तमान में दर्जा प्राप्त है। क्या कोई ऐसी पार्टी हो सकती है जिसका दर्जा छीना भी जा सके राजनीतिक पार्टी के रूप में? अगर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उनको दर्जा प्राप्त है तो क्या ये दर्जा परमानेंट है या छीन सकते हैं? छीना भी जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसी पार्टियां जिनका की दर्जा समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका की दर्जा समाप्त हो गया है। तो कौन कौन सी पार्टी है, इनका नाम नोट कर लीजिए। 2-3 है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, मार्क्सवादी वाले को दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जिनका समाप्त हुआ है उसमें सबसे पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इनका सिंबल था हसिया और हसिया प्लस धान की बाली। हसिया प्लस धान की बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये पहली पार्टी है जिनका कि दर्जा समाप्त हुआ है। हसिया प्लस धान की बाली। दूसरा है राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। घड़ी छाप, घड़ी इनका सिंबल था। नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका सिंबल था घड़ी। और तीसरा है, वैसे इसको तृणमूल कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं, पर इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, कोई भी नाम नोट कर लीजिए, तृणमूल कांग्रेस या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक, इनका सिंबल था फूल प्लस घास। फूल प्लस घास। अब इसी में से आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अभी तक कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, चाहे मिला हो चाहे छिन गया हो, तो टोटल कितनी पार्टियां हैं? 9 पार्टियां ऐसा है जिनको दर्जा प्राप्त हो गया है। 6 वर्तमान में है, 3 का छीना जा चुका है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 9। ठीक, छीनने का अधिकार भी आपके निर्वाचन आयोग के पास में है। यदि कोई पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने के दर्जा के शर्तों में से कोई कंडीशन को अगर फॉलो नहीं कर पा रही है, ऐसी कंडीशन में, अच्छा ये जो कंडीशन बताई गई है वो इनको कंटिन्यू फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक साल फॉलो किए दूसरे साल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स बताए गए हैं वो पिछले इलेक्शन के हिसाब से बताए गए हैं। मान लो यहाँ पे बताया गया है कि किसी पार्टी को यहाँ पर राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, तब वो राजनीतिक पार्टी बनेगा। ऐसे यहाँ पर अगर मान लो बताया गया है राष्ट्रीय पार्टी के लिए कि किसी व्यक्ति को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर वो किसी भी कंडीशन में एक राज्य में उनको वहां पे चुनाव हार जाते हैं और ये नंबर हो जाता है 3, इस कंडीशन में उनकी मान्यता वहां पे छीन लेंगे, अगर वो इन दोनों में से और कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कोई भी एक कंडीशन फॉलो करना जरूरी है।
पर अगर उस एक कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है या कमी आ जा रही है, अगर मान लो यहाँ 2% की जगह केवल 1.5% सीटें प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में उनकी जो मान्यता है वो छीन लेगा कौन? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये जो है वो नई पार्टियों को दर्जा दे सकते हैं, पुरानी पार्टियों से दर्जा छीन भी सकते हैं, जिनसे छीना गया है उनको दोबारा दर्जा दे भी सकते हैं। जब भी उनको ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो उनको दोबारा दर्जा प्राप्त भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें से एक प्रश्न है जो कि आपके टेस्ट में आया था पर हम यहां तक पहुंच नहीं पाए थे। यहां पे कुछ नोट के पॉइंट में दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 326, यहां पर यह बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा का जो भी इलेक्शन होगा वहां पर जो चुनाव में वोट करने वाले होंगे उनमें वयस्क मताधिकार के रूप में हम मतदाता चुनेंगे, जिनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, तो आर्टिकल 326 में बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में भाग लेने वाले लोग कैसे होंगे? वयस्क होंगे, या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, ये जो वयस्क मताधिकार है इसमें जो शब्द लिखा हुआ है वयस्क, अब ये जो वयस्क है इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ समय पहले तक अलग थी, वर्तमान में थोड़ी सी अलग है। जैसे कि 1989 से पहले किसको वयस्क माना जाता था, मतलब वोटिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता था? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, वही व्यक्ति यहाँ पे वोट दे सकते थे। लेकिन वर्तमान में 1989 के बाद में इसको घटा करके कितना कर दिया गया है? वर्तमान में कितना है? 18 वर्ष। ये किस अमेंडमेंट से किया गया था? 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन 1989 से। ठीक है, और कौन से पार्टी की सरकार थी उस समय? राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में था, अभी टेस्ट हुआ था, उसमें था कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये आपके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इलेक्शन कमीशन के बारे में वो सारी चीज हम कवर कर चुके हैं। और इसी के साथ आपका कार्यपालिका वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था विधायिका से, विधायिका में हमने लोकसभा पढ़ा, फिर राज्यसभा पढ़ा, और इसी के पैरेलल राज्यों में, स्टेट्स में हमने क्या पढ़ा? विधानसभा और विधान परिषद भी पढ़ा। ठीक, इसी के साथ हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने स्टार्ट किया था कार्यपालिका पढ़ने के लिए। कार्यपालिका में हमने क्या क्या पढ़ा? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट करने वाले प्रोसेस को, आपके प्लान्स को या स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने वाले लोग कौन से होते हैं? तो जितने भी मंत्री हो गए, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, ये सब आपके हो गए। साथ ही ये किनके नियंत्रण में होते हैं? तो सीधे सीधे आपके प्रेसिडेंट के नियंत्रण में होते हैं, या यूं कहें कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होते हैं। राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं, तो काम यहाँ पर हो रहा होता है, इसीलिए इसको हम एग्जीक्यूटिव हेड के अंदर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना था न्यायपालिका। अच्छा, कार्यपालिका में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी थी, जैसे कि आपका हो गया इलेक्शन कमीशन हो गया, इसके अलावा पीएससी हो गया, ये सब हम कवर कर चुके हैं। और लास्ट हमको पढ़ना है न्यायपालिका, जुडिशियरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं आप न्यायपालिका। इनमें से आप अगर कुछ नोट कर रहे हैं तो हेडिंग डाल सकते हैं न्यायपालिका, अदरवाइज यहाँ पर देखते चलेंगे। चलिए, विधायिका के बारे में हमने पढ़ा था कि विधायिका का जो विधि शब्द है इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई भी संस्था जो कि कानून बनाने का काम कर रही है। कार्यपालिका मतलब का उन विधियों के अनुसार कार्य को संचालित करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका के पास है। और अगर उन कार्यों को संचालित करते हुए कोई समस्या आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे दंड देने की व्यवस्था हो, तो दंड देने का प्रावधान कौन करेगा? न्यायपालिका। ठीक है, तो जुडिशरी का काम क्या है? कानून के हिसाब से शासन चल रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, और अगर कानून का उल्लंघन होता है तो दंड देने की जो संस्था है वो कौन सी है? न्यायपालिका या जुडिशरी। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो भारत में एकल प्रकार की न्यायपालिका है। ये जो एकल है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। एकल न्यायपालिका होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर राज्यों की अलग से न्यायपालिका नहीं है,
केंद्र की अलग से न्यायपालिका नहीं है, यूनियन टेरिटरी के अलग से कोई न्यायपालिका नहीं है, बल्कि ये सभी एक ही प्रकार के न्यायपालिका के अंदर आते हैं। वो भले ही स्ट्रक्चर में इस तरीके से हायरार्की में अलग हो सकते हैं, पर तीनों के लिए अलग से कहीं पे प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है? एकल प्रकार की न्यायपालिका है। ठीक है, और इसकी अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे नीचे कौन सा है? लोअर कोर्ट, इसके ऊपर में हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर में केंद्र के पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट, या केंद्रीय स्तर पर सबसे ऊपर में क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, उसके बाद में भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 में। हालांकि जो कोर्ट का कॉन्सेप्ट आ गया था, या एक सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो आपके चार्टर एक्ट 1973 का जो चार्टर एक्ट था यहीं पर आ गया था। ठीक है, इस समय एक व्यक्ति थे जिनको कि यहां पर चीफ जज बनाया गया था, इनका नाम था एलिजा इम्पे। हाँ, कोलकाता में सबसे पहले ये हाई कोर्ट बनाया गया था, वहां पर इसको कोई डेजिग्नेशन नहीं था, पर क्योंकि ये पूरे देश में एकमात्र कोर्ट था, सारे मामले यही सुनता था, उस समय का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो। 1973, बहुत आगे चले गए अपन, ये हो जाएगा आपका 1773 में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय सबसे पहला कोर्ट बनाया गया था भारत में, जिसको कि हम उस समय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। कहां पर बनाया गया था? आपके कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। ठीक है, यहां पर सबसे पहले व्यक्ति जो थे यहां पर हेड बने थे या जज बने थे, एलिजा इम्पे। ठीक, हालांकि वो वन लाइनर फैक्ट है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं किसी किताब में मिल जाएंगे। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में दिए गए हैं। ठीक है, अगर भारत में आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किसी को मान्यता दी गई थी तो 1955 28 जनवरी 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में मान्यता दी गई थी भारत में। ठीक है, अब भारत में इस हायरार्की में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। इसी से संबंधित जितने प्रावधान है हमारे संविधान में, उसको देखते चलते हैं। सबसे पहला है कि कहां पर इनका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का उल्लेख कहां पर है? 124 सब क्लॉज कौन सा है? 4। याद है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आर्टिकल नंबर 124(4) के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए हैं जहां पर हम किनको किनको हटा सकते हैं। ठीक है, सबको हटाने का एक प्रोसेस कंप्लीट एक बिल्कुल एक जैसा है, सिमिलर है, जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इसके अलावा और कौन हो गए? CEC और CAG। इन सभी को हटाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, जो कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 124 ये बताता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 124(4) ये बताता है कि इनको हटाया किस तरीके से जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर कुछ कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, जैसे कि भारत में वर्तमान स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? तो एक तो है आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इसके अलावा टोटल कितने जज हैं और एक्स्ट्रा? 33। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना है? जजेस की टोटल नंबर कितनी है अभी? 34। इसमें एक जो है वो CAG के तौर पे, और बाकी सभी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के तौर पे काम कर रहे हैं। 1 + 33 टोटल 34 हैं। संविधान की शुरुआत में कितने जजेस थे? 8 जजेस थे, जिसमें से एक CAG थे और बाकी के अदर जजेस थे। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसी को हम बार बार CAG कह रहे हैं, सॉरी CJI। इसी को ही हम CJI कहेंगे हमेशा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो संविधान की शुरुआत से ही हमेशा CJI जो है वो केवल एक होगा। अदर जजेस की संख्या को हमेशा चेंज किया जा सकता है। अब ये चेंज करने की पावर किसके पास है? जजेस की संख्या बढ़ाने की या कम करने की पावर किसके पास है? संसद के पास में है। ठीक है, संसद के पास में है कि जजेस की संख्या कितनी होगी, इसको घटाना बढ़ाना किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है। अब जजेस की नियुक्ति कौन करता है? जैसे ही संसद ने एक प्रावधान रख दिया कि अब जजेस की संख्या को हम 3 और बढ़ा रहे हैं, तो जो नए जज आएंगे इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, जजेस की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति को किसी मामले में परामर्श की आवश्यकता है तो वहां पर यह परामर्श लेने के लिए उनको कांटेक्ट कर सकता है, उनसे परामर्श ले सकता है।
उसके बाद में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजेआई के परामर्श से करेगा। यहाँ पे जो एक मुख्य जज है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और जनरली राष्ट्रपति वर्तमान में किस तरीके से करता है? तो एक शब्द हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोलेजियम। भाई राष्ट्रपति अपनी मर्जी तो काम नहीं करता, ठीक है। राष्ट्रपति या तो मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है, लेकिन इस केस में, जजेस के केस में, एक संस्था है जिसको हम कोलेजियम करके आगे पढ़ेंगे। कोलेजियम के रिकमेंडेशन के बेस पर क्या करेगा? राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में जो सीजेआई है वो अदर जजेस के लिए नाम रिकमेंड करेगा और अदर जजेस की नियुक्ति करने के लिए वहां पे राष्ट्रपति से कांटेक्ट करेगा और राष्ट्रपति बाकी सभी की भी नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई नियुक्त करने की परंपरा रही है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर सीजेआई बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? इस सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की में यहां पर दो टाइप के जज मिलेंगे आपको। जो सबके ऊपर बैठा हुआ इसको हम कहते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर जजेस को सिर्फ हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। वर्तमान में सीजेआई कितने हैं? हमेशा से एक ही सीजेआई रहे हैं। और अदर जजेस कितने हैं यहां पर? 33, ठीक है। अब सबसे पहली चीज हमने बात की कि सीजेआई की नियुक्ति कौन कर रहा है यहां पर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की रूप के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति सिर्फ इस पे साइन करता है। साइन करने के लिए नामों का रिकमेंडेशन कौन करता है? कोलेजियम। यहां पर ज्यादा करके आपको एक शब्द पढ़ने को मिलता है यहां पर, कोलेजियम। इनकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को सीजेआई के रूप में नियुक्त कर सकता है। उसके बाद में अदर जजेस के रूप में भी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, लेकिन यहां पर भी नामों का रिकमेंडेशन कौन करता है? कोलेजियम, ठीक है। यहां पर भी अदर जजेस के लिए नामों का रिकमेंडेशन किया जाता है कोलेजियम के द्वारा। राष्ट्रपति कभी भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। और एक चीज और है, कोलेजियम के पीछे भी जनरली मंत्री परिषद का कुछ कंट्रोल रखने का कोशिश करते हैं, पर इसी को लेकर के थोड़ा सा विवाद रहा है और उसको हम आगे बढ़ेंगे। एक संस्था का गठन करने का प्रावधान किया गया था, इसको हम कहते हैं एनजेएसी, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हालांकि ये बन नहीं पाया था ये संस्था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको समाप्त कर दिया था। इसमें एक प्रावधान क्या था? एनजेएसी नाम की एक संस्था बनेगी और ये जो है जजेस के लिए नाम रिकमेंड करेगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हो या अदर जजेस। इनके नामों का रिकमेंडेशन करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, मतलब प्रावधान किया गया था एनजेएसी नाम से। इसमें यह कहा गया कि इसमें जो है वो कुछ जज शामिल होंगे और कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, कुछ लोग जो हैं वो राजनीति से शामिल रहेंगे यहाँ पे। तो ये जो एनजेएसी है इसमें इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे राजनीतिक के रूप से कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, पर ये सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वर्तमान में पूरा कंट्रोल जजेस की नियुक्ति के बारे में पूरा कंट्रोल किसके पास है? कोलेजियम के बारे में। कोलेजियम नाम रिकमेंड करता है, नाम रिकमेंड जो किया जाएगा उस पर साइन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। पर अब एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, कोलेजियम की पावर सिर्फ इतनी है कि वो नाम रिकमेंड कर सकता है, साइन करने या न करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति किसके सलाह से काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी जजेस की नियुक्ति में इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका है? मंत्री परिषद का, प्रधानमंत्री का, ठीक है। पॉलिटिक्स अभी भी थोड़ा सा हमारे यहाँ जजेस को कंट्रोल करता है, पर डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश हुई थी यहाँ पे एनजेएसी के रूप में, ये चीज सफल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो पहली चीज, कोलेजियम नाम रिकमेंड करेगा सीजेआई के लिए भी, अदर जजेस के लिए भी। इन जजेस के नामों पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा, साइन करेगा। उसके बाद में सीजेआई या अदर जजेस की नियुक्ति यहाँ पे पूरी हो जाएगी। उसके बाद में एक और चीज, किसी व्यक्ति को सीजेआई बनाना है या नहीं बनाना है, या किसको सीजेआई बनाना है, इसके लिए एक परंपरा चली आ रही है। यहां पर जो भी व्यक्ति वरिष्ठ रहता है इसी के नामों को कोलेजियम क्या करता है? यहां पर रिकमेंड करता है जज बनाने के लिए। कोलेजियम क्या करेगा? यहां पर देखता है कि कितने हमारे यहाँ नॉर्मल जजेस काम कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस काम कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पर 33 हैं, पर जब यहाँ पर 30 जज थे तो 30 के हिसाब से चुनाव होगा। जब यहाँ पर संविधान की शुरुआत में 7 जज थे, 7 अदर जजेस थे, तो 7 के हिसाब से चुनाव होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी अन्य जज हैं, उनकी संख्या में से कोई एक व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा उम्र दराज, सबसे ज्यादा अनुभवी होगा। उसी वरिष्ठ व्यक्ति को यहाँ पर क्या करता है, जो कोलेजियम है वो रिकमेंड करता है क्या? सीजेआई बनाने के लिए।
अब ये जो वरिष्ठ न्यायाधीश को यहां पर सीजेआई बनाने का प्रावधान है, ये सिर्फ और सिर्फ परंपरा है। परंपरा को तोड़ सकते हैं क्या? परंपरा कई बार टूट जाती है, ठीक है। जैसे सामान्य परिवार में हो सकता है कि केवल अरेंज मैरिज की परंपरा हो, पर हमेशा लागू रहेगी क्या? नहीं, कुछ लोग इससे बाहर जाकर के भी काम करेंगे। अरेंज मैरिज नहीं होगा तो दूसरे तरीके से शादी हो सकती है। तो परंपरा कई बार यहाँ पर टूट जाती है, जबकि जो लिखित लॉ है, जो कि संविधान में वर्णित है, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। तो संविधान में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि किसी व्यक्ति को वरिष्ठ होने के नाते सीजेआई बनाया जाएगा। इसीलिए एक परंपरा के तौर पे यहाँ पर वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई को मतलब सीजेआई का चुनाव किया जाता था। लेकिन कई बार ऐसे मामले भी आए हैं जब यहाँ पर वरिष्ठता को दरकिनार करते हुए इनसे कम वरिष्ठ व्यक्तियों को भी यहाँ पर सीजेआई बनाया गया है। वहां पर सीधे सीधे किसका हस्तक्षेप रहा होगा? राजनीति का, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कई बार ऐसे मौके भी आए हैं जब वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़ करके उनसे कम सीनियर जजेस को भी यहाँ पर सीजेआई बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चीजें आपको बस याद रखनी है कंक्लूजन के तौर पे। जजेस के चुनाव के लिए जो सबसे सुप्रीम संस्था है, क्या नाम है इसका? कोलेजियम। कोलेजियम किसको रिकमेंड करता है जजेस के लिए? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब साइन करेगा तभी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर अन्य जज के रूप में नियुक्त हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद एक परंपरा रही है कि किसको नियुक्त करेंगे हम सीजेआई? कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश को, ठीक है। इसका जो रिकमेंडेशन है वो कौन देता है? कोलेजियम देता है। कोलेजियम देखता है कि इन 33 में से वर्तमान स्थिति में इन 33 में से कौन सबसे वरिष्ठ है। इसका रिकमेंडेशन देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सीजेआई के रूप में नियुक्त कर देगा, ठीक है। क्या कोलेजियम किसी वरिष्ठ को छोड़ करके भी अन्य को रिकमेंड करवा सकती है क्या? करवा सकती है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक परंपरा है। संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि केवल वरिष्ठ व्यक्ति को हम सीजेआई बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर याद रखिएगा, एक परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, इसी वजह से वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई का नियुक्ति हो जाता है। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अन्य जजों की नियुक्ति जो है वो सीजेआई के परामर्श से होती है, लेकिन वरिष्ठ न्यायाधीश को यहाँ पर सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की केवल यहाँ पर परंपरा है। ये परंपरा कई बार तोड़ी भी जा चुकी है। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि क्या राष्ट्रपति सीजेआई से कोई भी कानूनी सलाह चाहिए तो कोई परामर्श लेने के लिए बाध्य है, या फिर क्या क्या चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर 2-4 पॉइंट्स हैं, इनको बस कैजुअल पॉइंट है, हमेशा आपको याद रह जाएंगे। कई बार ऐसे मामले आते हैं, मतलब संविधान से संबंधित कुछ ऐसे मामले आते हैं जब राष्ट्रपति को कुछ सुझाव की आवश्यकता होती है। अब इसको सुझाव देने के लिए 2 टाइप के लोग हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर जो वकील बैठता है, इसको हम क्या कह रहे हैं? महान्यायवादी। ये शब्द हमने पढ़ा है, ठीक है। एक तो हो गया आपका महान्यायवादी, ठीक। अटॉर्नी जनरल इसको हम कहते हैं। महान्यायवादी के साथ में इनको असिस्ट करने के लिए 2 और लोग होते हैं। 2 नहीं, मतलब अलग अलग संख्या चेंज हो सकती है। इनको कहा जाता है महान्यायवादी, इसको, और बचे हुए जो लोग हैं इनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो महान्यायवादी को असिस्ट करने के लिए कुछ और लोग होते हैं, इनको कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। महान्यायवादी इसको याद रखिएगा। प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति को जब भी सलाह चाहिए तो उनको सलाह लेने के लिए एक तो व्यक्ति, सलाह देने के लिए एक व्यक्ति हो गया आपका महान्यायवादी, और दूसरा, अगर राष्ट्रपति ये देखता है कि महान्यायवादी से सलाह लेने के अलावा और किनसे सलाह लिया जा सकता है, तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से परामर्श ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर परामर्श लेना और परामर्श मानना ये दोनों अलग चीजें हैं। परामर्श लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, परामर्श को मानने की बाध्यता होगी का? इनके जो दिए गए परामर्श हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज जो परामर्श देंगे, इन परामर्श को मानने की बाध्यता है क्या राष्ट्रपति के पास में? नहीं। वो चाहे तो परामर्श ले सकते हैं, बस एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, उनको मानने की बाध्यता नहीं है। उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो परामर्श देने के लिए बाध्य हैं क्या, या फिर मना भी कर सकते हैं? देना पड़ेगा, ऐसा है। यहां पर यह बताया गया है, एक लाइन में बस याद रखिएगा, कि संविधान लागू होने के पहले के जो मामले हैं वहां पर ये आपका परामर्श देने के लिए बाध्य है। संविधान लागू होने के बाद की जो भी सिचुएशन है वहां पर परामर्श देने से मना भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो हैं वो एक, उनके पास कंडीशन है
कि संविधान लागू होने से पहले कि अगर कोई परामर्श मांगा जा रहा है, उस टाइम से कोई संबंधित कोई परामर्श मांगा जा रहा है, वहां पर परामर्श देने के लिए बाध्य हैं। अदरवाइज उसके बाद की कंडीशन में 1950 के बाद की कंडीशन में मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए हमने ये 2-3 चीजें देखी। पहली चीज कि ये किससे किससे अपने सलाह ले सकता है, तो एक तो सबसे पहला महान्यायवादी, जिसको ये अपॉइंट कौन करता है, महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। इनको हटाने का काम किसका है, महान्यायवादी को हटा कौन सकता है, कौन हटा सकता है महान्यायवादी को, जिसने अपॉइंट किया है वही हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर और 65 या 62, 65 है। वेरी गुड, पलट के देखो कॉपी किताब। इनका कोई टर्म फिक्स है या नहीं है महान्यायवादी का, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कहीं पर भी ना तो एज बताया गया है, ना तो टेन्योर का लिमिट बताया गया है। ठीक है, तो इनको अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति, हटाने का काम राष्ट्रपति। इनको कितना कार्यकाल होगा ये भी कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए बताया गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको रख सकता है, जब चाहे निकाल सकता है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति जो है वो सीजीआई के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। इसी से संबंधित कुछ केसेस आए थे, जहां पर एक एसपी गुप्ता करके केस था। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद में एक और केस आया था जिसमें, जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में यह बताया गया है कि बाध्य है, परंतु सीजेआई अन्य 4 न्यायाधीशों के साथ बहुमत आधारित लिखित परामर्श देगा। ठीक है, कोई ऐसा कंडीशन जब सीजीआई ने कुछ अदर जजेस, ये अदर कितनी संख्या दी गई है, 4, सीजीआई प्लस 4 और मिल करके जब कोई सुझाव देंगे, उस सुझाव को मानने के लिए जो है वो आपका राष्ट्रपति बाध्य हो जाएगा। और यहीं पर ये जो व्यवस्था है, जहां पे आपके जो केस आया था, सेकंड केस 1993 में, यहीं से एक शब्द का जन्म होता है आपका कोलेजियम। कोलेजियम क्या था, असल में कोलेजियम जो था वो एक संस्था है, एक समूह है, किसका, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं प्लस अदर जजेस का, सीजीआई प्लस अन्य कुछ जज। अब ये कुछ की संख्या अलग अलग समय में बदलती रही है। अन्य कुछ जजों की जो संख्या है, ये समूह है, इसी को हम कोलेजियम कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कब से निकल करके आया है, कोलेजियम इसी को हम कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1993 में एक केस से निकल करके आया है। इस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, SAOR भी कह सकते हैं, SCAOR भी कह सकते हैं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। ये जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है, ये एक पोस्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे एक क्लास में पूछा था कि लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है। लॉयर क्या कौन होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लॉ में ग्रेजुएट हो। अब ग्रेजुएट होने से क्या इसको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल गया है क्या, नहीं। जब यह ग्रेजुएट होगा, उसके बाद में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने एक एग्जाम देगा, वहां से जब इसको लाइसेंस मिल जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, एडवोकेट बन जाएगा। अब ये क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। मतलब एडवोकेट जो है वो अब कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, एडवोकेट जो है वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो लॉयर है, मतलब ये है कि उसको लॉ की जानकारी है। एडवोकेट वो है जो लॉयर है, जिसने कि बार काउंसिल के थ्रू लाइसेंस लिया हुआ है, उसको अब क्या मिल गया है, काम करने का लाइसेंस मिल गया है। अब वो कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को, क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ऐसा ही एक और शब्द आपको पता है क्या, बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या होता है, बैरिस्टर ये शब्द सुने हैं, महात्मा गांधी जो बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी की पढ़ाई करके आए हैं, ऐसा बोलते थे पहले। इसको भी याद रखिएगा कि ये जो है बिल्कुल लॉ के समान है, मतलब लॉयर के समान है।
कोई भी व्यक्ति जो कि यूरोप में जिसने लॉ की पढ़ाई की है इसको कहा जाता है बैरिस्टर। लॉयर जो कि भारत में लॉ की पढ़ाई कर रहा है लॉयर। कोई भी व्यक्ति जो यूरोप में लॉ की पढ़ाई करके आया है उसको कहा जाता है बैरिस्टर। इनके पास भी अभी लाइसेंस नहीं है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, ठीक है। प्रैक्टिस कौन करेगा? एडवोकेट, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर बैरिस्टर भी है उसको भारत में अगर प्रैक्टिस करना है तो बार काउंसिल के साथ उसको मतलब बार काउंसिल का एग्जाम देकर के लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो एडवोकेट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैं बात कर रहा था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। यहीं से एक व्यक्ति जो है वो लॉयर था, लॉयर से वो एडवोकेट बना, एडवोकेट से फिर वो बनता है सीनियर एडवोकेट। इसके बाद में और इसकी जब सीनियरिटी बढ़ जाती है तो इसको कहा जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किए जा सकते हैं और सिर्फ कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की पोस्ट लेकर के रखे हैं, सिर्फ वही लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इनके साथ में यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था जिसमें यह बताया गया है कि जब भी सीजेआई या कोई 4 अन्य जज मिल करके, सीजेआई और अन्य 4 जज मिल करके जब कोई सलाह देंगे राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपके केस सेकंड में है। तो सबसे पहली चीज कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के कोई भी कह सकते हैं कि सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। तो एक केस आया था, पहला केस जिसमें कि बताया गया कि बाध्य नहीं है। सेकंड केस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें यह बताया गया कि बाध्य तो होगा पर एक कंडीशन लागू हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है यहाँ पे? कोलेजियम। कोलेजियम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और कुछ अन्य जज मिलकर के जब कोई सलाह देंगे बहुमत से, तब जाकर के राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये तो सभी जगह कॉमन है, नागरिकता। सेकंड कंडीशन क्या बताया गया है कि कोई भी ऐसा एडवोकेट जो कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है हाई कोर्ट में, या फिर 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में काम कर चुका है। ऐसे किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में हम जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा चीज बताया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो। विधिवेत्ता का मतलब है कि कानून का ज्ञाता है। राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति जो है कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है, इन कंडीशन से बाहर भी वो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए? पहली नागरिकता है, नागरिकता सभी के लिए कॉमन है। दूसरी चीज 5 वर्ष तक कम से कम न्यायाधीश रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर 10 वर्ष तक वहां पे प्रैक्टिस किया हो एडवोकेट के रूप में। अगर ये चीज भी फॉलो नहीं होती है तो राष्ट्रपति किसी को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। उसकी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति कानून का ज्ञाता है, ठीक है। लेकिन इस चीज को कभी भी यूज नहीं किया गया है क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति की मनमानी वाली सिचुएशन है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति हो जाती है। राष्ट्रपति अगर हमको कह दे कि ये व्यक्ति जो है वो इस क्लास में बैठा है, ये कानून का ज्ञाता है, तो राष्ट्रपति को कहीं भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ये कानून का ज्ञाता है या नहीं है। बस वो कह दिया तो हम मान लेंगे, पूरी दुनिया मान लेगी। लेकिन इससे क्या होगा? मतलब बायसनेस की सिचुएशन आ जाएगी, राष्ट्रपति किसी को भी जज अपॉइंट कर लेगा। इसीलिए यहां पर इसका कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है जिसको कि अभी कभी कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये दोनों कंडीशन को याद रखिएगा। 5 वर्ष तक जज के तौर पे काम किया हो या फिर 10 वर्ष तक यहाँ पे एडवोकेट के रूप में काम किया हो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कार्यकाल कितना होगा। तो किसी भी जज के रूप में यहाँ पे कार्यकाल कितना बताया गया है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नॉर्मल जज हो या फिर सीजेआई हो, सभी को कितनी एज मिली है? 5 वर्ष। कोई टर्म फिक्स है क्या? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, इस तरीके से। यहां पर कोई टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है। कार्यकाल फिक्स नहीं है, आयु फिक्स है 65 वर्ष की आयु तक। उसके बाद में अगर ये 65 वर्ष के पहले भी रिटायरमेंट चाहते हैं तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उसके बाद में अगर इनको जबरदस्ती हटाना है, ये त्यागपत्र भी नहीं दे रहे हैं और इनकी एज भी नहीं हुई है, मतलब इनका कार्यकाल का अवधि वही बाकी है, लेकिन इनको अगर हटाना है तो उस कंडीशन में वही प्रक्रिया यूज होगी जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज होता था। महाभियोग नाम का एक प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल नंबर 124(4) के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन? यदि वो कार्य करने में असमर्थ है या फिर कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। ऐसा कोई भी वजह अगर देखता है संसद के द्वारा, अगर कोई भी ऐसी वजह दिखाई देती है
संसद अगर इस चीज से मतलब इत्तेफाक रखता है कि मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है जो कि काम करने में असमर्थ है या फिर किसी तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसी कंडीशन में उसके खिलाफ एक प्रक्रिया शुरू करेंगे जिसके बारे में 124(4) में बताया गया है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया से बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स को हम निरस्त कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? संसद के पास में है। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग। महाभियोग कैसे शुरू होता था वहां पे? राष्ट्रपति के लिए महाभियोग तो याद है आपको, कहां पर शुरू होता था राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग? कहां पर? लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी शुरू हो जाता था। उसके बाद में सबसे पहली कंडीशन क्या होती थी किसी भी हाउस में? 25% लोगों की सहमति, है ना। एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएंगे कितने लोगों से? 25% लोगों से। उसके बाद में यहां पे बात आती है वोटिंग की। वोटिंग कितने मेंबर्स का होना चाहिए यहां पे? 2/3 किसका? 2/3 ऑफ टोटल सीट्स का। टोटल सीट या टोटल स्ट्रेंथ जहां पे जो जितनी की बताई गई है वहां पे उस हाउस में, मान लो लोकसभा की बात करें तो कितनी है? 550 और राज्यसभा में 250। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 2/3 मेजॉरिटी से उस बिल को एक हाउस में पास होगा। फिर कहां चला जाएगा वो? सेकंड हाउस में। लोकसभा से शुरू हुआ होगा तो राज्यसभा चला जाएगा, और अगर राज्यसभा से शुरू होगा तो लोकसभा चला जाएगा। सेकंड हाउस में क्या होगा? सेकंड हाउस में सबसे पहली चीज कि यहां पर ये वाली कंडीशन लागू होगी क्या? सहमति वाली। ये तब लागू होती है, 25% वाली सहमति तब लागू होती है जब पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में इसको इनिशिएट किया जाता है। जब इसका शुरुआत किया जाता है तो ये प्रस्ताव लाने के लिए केवल सहमति है। ठीक है, सेकंड हाउस में इसको जरूरी नहीं है, सेकंड हाउस में इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया जाएगा। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा यहां पे। कहां पर? सेकंड हाउस में। कोई भी हाउस जो कि सेकंड हाउस के तौर पे काम करेगा, मान लो राज्यसभा से शुरू हुआ था तो लोकसभा में उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। मान लो सेकंड हाउस राष्ट्रपति के बातों से सहमत हो जाता है तो क्या करेंगे? वो उस बिल को पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति के अपने बात को कन्विंस नहीं कर पाता है सेकंड हाउस में, तब क्या करेंगे? सेकंड हाउस वाले भी यहां पर वोटिंग करेंगे, और वोटिंग कितनी मेजॉरिटी से? 2/3 ऑफ टोटल सीट्स। जैसे ही यहां पर 2/3 ऑफ टोटल सीट से वो प्रस्ताव यहां पर पास होता है, वैसे ही हम क्या मानेंगे? अब यहां पे राष्ट्रपति का पद यहां पर समाप्त हो गया है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं महाभियोग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं महाभियोग। और ये प्रोसेस किसके लिए यूज होता था? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब भी ये प्रोसेस यूज किया जाएगा वहां पर इसका नाम है महाभियोग। और अन्य किसी भी केस में, जैसे कि 124(4) के अंदर जो प्रोसेस बताया गया है वो प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है, पर वहां पर क्या लिखा होगा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। वहां पर महाभियोग नहीं कहेंगे, वहां पर कहेंगे महाभियोग जैसी प्रक्रिया या इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया है 124(4) में जो बताया गया है उसके थ्रू हम कई लोगों को अपने पोस्ट से हटा सकते हैं। उसी में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसी कोई कंडीशन आती है जब ये जजेस अपने काम करने में असमर्थ हैं या भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो संसद उस प्रोसेस के थ्रू, जैसा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रोसेस था, उसी प्रोसेस के थ्रू इनको भी हटा सकती है। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के बारे में क्या क्या चीजें हमने सीखी? सबसे पहली चीज, इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। इनका जो कार्यकाल है ये फिक्स नहीं है, कार्यकाल का समय मतलब टेन्योर फिक्स नहीं है। 4, 5, 6 कोई अवधि यहां पे बताई नहीं गई है, लेकिन आयु फिक्स है। कितना है आयु? 65 वर्ष। 65 के बाद में रिटायर होना ही है। और अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में अपना त्यागपत्र, मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जब ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या काम नहीं कर रहे हैं और अपना त्यागपत्र भी नहीं दे रहे हैं, इनका कार्यकाल भी अभी बाकी है, 65 वर्ष की आयु भी पूरी नहीं हुई है, ऐसी कंडीशन में अब इनको जबरदस्ती हटाने का जो प्रोसेस है वो कहां पर बताया गया है? किस आर्टिकल में है? 124 सब क्लॉज 4, 124(4) में एक प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रक्रिया के थ्रू किसको किसको हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हो गए, और लास्ट में CAG। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सभी को हटाया जा सकता है उसी प्रक्रिया से। ठीक,
उसके बाद में कुछ शब्द हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि जुडिशरी से संबंधित हैं। जैसे कि एक शब्द है यहाँ पे कार्यकारी न्यायाधीश या कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका उल्लेख किया गया है 126 में, आर्टिकल 126 में। यहाँ पर बताया गया है कि मान लो सीजीआई किसी कंडीशन में अनुपस्थित है, सीजीआई अगर अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति बचे हुए जो जज हैं, अन्य जजों में से किसी को भी कार्यकारी सीजीआई नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर सीजीआई का पोस्ट अभी वैकेंट नहीं हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ क्या है, अभी एब्सेंट है। मान लो छुट्टी पे गया है, फैमिली फंक्शन में गया है, कुछ टाइम के लिए, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए उसका पद अगर खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो सीजीआई के जो पद हैं उसका उसके कार्यभार का निर्वाह करने के लिए जिस व्यक्ति का उल्लेख किया गया है उसी को हम कह रहे हैं कार्यकारी सीजीआई। इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा यहाँ पे, राष्ट्रपति। जैसे ही सीजीआई अपने पोस्ट पे वापस आएगा, वो जो कार्यकारी न्यायाधीश था वो वापस अपने पोस्ट पे वापस चला जाएगा। उसके बाद में एक शब्द है यहाँ पर तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब है टेम्परेरी न्यायाधीश। तदर्थ एक शब्द हमने कहीं पे और पढ़ा था, जितने कुछ कुछ समितियां बनी थी संसद की समितियों में ही एक समिति हमने पढ़ा था तदर्थ समिति। कुछ समितियां ऐसी हैं जिनको कि टेम्परेरी बेसिस पर बनाया गया है, इसको हम कहते हैं तदर्थ समितियां। चलिए कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसमें कि मान लो हमको सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा अगर वहाँ पर कोई मीटिंग है जहाँ पर एक निर्धारित कोटा है, फिक्स है कि इतने जजेस के होने पर ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, और उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर सारे के सारे जज अगर प्रेजेंट नहीं है, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो कुछ लोगों को टेम्परेरी तौर पे वहाँ पर जज के तौर पर बुला सकता है। ऐसे जजेस को हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। मतलब बैठक का जो कोटा है इसको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, सीजीआई के द्वारा कुछ अदर जजेस की नियुक्ति की जाएगी, इसी को हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। कोई भी ऐसा केस जहां पर एक मिनिमम कोटा है, कोई गणपूर्ति है, गणपूर्ति या कोटा जहां पे एक मिनिमम नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, पर अगर वहां पे उतने जजेस शामिल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में सीजीआई जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के परामर्श से कुछ अन्य जजेस की नियुक्ति करेगा, और ऐसे ही नियुक्त जो टेम्परेरी बेसिस पर नियुक्त होंगे इसको हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद में एक शब्द है यहाँ पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो कि वैसे तो रिटायर हो चुके हैं, मतलब 65 वर्ष की आयु जिनकी पूरी हो चुकी है, पर कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी, केसेस अगर बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी अगर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर कार्यभार को कम करने के लिए यहाँ पर कुछ अन्य जजेस को जो कि रिटायर हो चुके हैं उनको वापस बुलाया जा सकता है, और इनको जो है मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के लिए टेम्परेरी तौर पर आएंगे, इनको हम कहते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, सीजीआई के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श किया जाएगा, और इनकी मैक्सिमम जो कार्यवधि कितनी होगी, 2 वर्ष के लिए, चाहे 65 वर्ष के बाद आए या 68 से 70 किसी के बाद आए। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रिटायरमेंट 65 पे हुआ और 2 वर्ष एक्सटेंड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति 70 वर्ष का हो गया तो भी उसको 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा जज जो कि जज बनने के लिए योग्यता रखता हो, जो पहले जज के तौर पे काम कर चुका हो, ऐसे किसी अनुभवी व्यक्ति को वापस से 2 वर्ष के लिए बुलाया जाता है, इसी को हम कहते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये एक फ्रेश टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी अथॉरिटी है, पावर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें समझने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।